नमस्कार दोस्तों, स्टडी लेवल बाय लखनऊ में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एचएसएससी ग्रुप डी सिलेक्शन के बारे में। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि आप हरियाणा एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रही हैं और उसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। यदि आप हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं तो मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं। यदि इन पाँच पॉइंट को आप फॉलो करते हैं तो आपका जो अच्छा रिजल्ट है आना वो निश्चित है। ठीक है, चलो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो की पॉइंट लिखा है आपके लिए लिखा है बेसिक। आपकी जो तैयारी है या जो भी है, आपको हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का जो भी सब्जेक्ट आने वाला है उसका यदि आपका बेसिक पहले से ही क्लियर है तो डेफिनेट आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों का 10वीं तक का, +2 तक का बेसिक क्लियर है उनको हिंदी में, इंग्लिश में और जो मैथ, साइंस जो भी सब्जेक्ट है उनमें निश्चित मदद मिलने वाली है, थोड़ी सी जीके में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कोई भी हम तैयारी करते हैं तो किसको लेकर के करते हैं, कोई ना कोई उसका टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, हालांकि 1 महीना अभी एग्जाम का रह गया है, फिर भी आपको इस 1 महीने में भी आप अपना अच्छा सा टाइम टेबल बना सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। ठीक है, जैसे मान लिया कि एक दिन में आप इन सब्जेक्ट को 1-1 घंटा टाइम दें, तो शुरू में आपको निश्चित कर लीजिए अपना टाइम टेबल सब्जेक्ट के अनुसार बना लीजिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको आप कम टाइम दे सकते हो, और जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा कमजोर है, वीक है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो टाइम अरेंजमेंट अपने अनुसार आप कर सकते हो। फिर है कि आपको टाइम टेबल तो बना लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर रेगुलर होना है। तो तीसरा जो की पॉइंट है तैयारी करने के लिए वो है आपका रेगुलरिटी। आपको उसमें रेगुलर होना है, उस पर काम करना है जिस चीज़ की आप तैयारी कर रही हो उनके सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको रेगुलर होकर काम करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, चौथा जो की पॉइंट है वो है आपका सिलेबस। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, मेन मुद्दा, मेन चीज़ कहाँ पे टिकी होती है, सिलेबस पे। तो जो भी सिलेबस है उसको अच्छी तरह से समझ करके अपना टाइम टेबल बनाएं और उसी के अनुसार तैयारी करें कि आपको किस सब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा करना है और कौन सा सब्जेक्ट की तैयारी थोड़ी सी कम में भी काम चल जाता है। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता भी है, मैंने पिछली वीडियो डाला हुआ है सिलेबस और बुक्स के बारे में, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझाया है। मैंने सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला है मेजर सेक्शन और दूसरा है माइनर सेक्शन। इस सिलेबस को मैंने 2 डिवाइड कर लिया, मेजर और माइनर में, यानी कि एक बड़ा सिलेबस, एक छोटा सिलेबस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहले मेजर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। मेजर का मतलब जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है। तो कौन सा ज़्यादा मार्क्स का आएगा, जो जीके है, जिसमें कि हरियाणा जीके भी शामिल है और इंडिया जीके भी शामिल है, ये और उसकी करंट अफेयर, ये आपके मैक्सिमम मार्क्स की रहने वाली है। और कितने मार्क्स की रहने वाली है, 40 मार्क्स की रहने वाली है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेगा सिलेक्शन दिलाने में। ठीक है, और इसके साथ ही मैथ और साइंस है। ठीक है, इसके भी 15-15 क्वेश्चंस आएंगे, तो वो कितने लगभग नंबर के हो जाएंगे, या कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको मार्क्स लिख दिया, ये क्वेश्चंस है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 40 क्वेश्चंस हैं, वो आएंगे जीके के, जिसमें हरियाणा जीके भी शामिल होगी और इंडिया जीके भी, और प्लस में इन दोनों की करंट अफेयर भी आएगी। समझ में आया? ठीक है, और आपके 30 क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं मैथ और साइंस से, यानी कि 15 मैथ के, 15 साइंस के। तो ये आपका एक मेजर सिलेबस रहेगा। तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, इसके ऊपर आपको मैक्सिमम टाइम देना है, क्योंकि जो ज़्यादा मार्क्स आएगा, मार्क्स का जो आने वाला है सब्जेक्ट, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माइनर सिलेबस के बारे में। तो माइनर सिलेबस के बारे में यदि मैं बात करूं तो आपकी जो रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये 10-10 मार्क्स की आने वाली है। तो इतने इनके कितने मार्क्स बनते हैं, 30 मार्क्स बनते हैं।
और इसमें कितने सब्जेक्ट आ गए, 3 सब्जेक्ट आ गए। आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि इनको थोड़ा सा कम टाइम दें। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इनको पढ़े ही ना, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे हमेशा गलती कहाँ पे करते हैं कि इस मेजर सेक्शन को तो फिर भी पढ़ लेते हैं, जैसे जीके है लगभग क्लियर हो जाती है, हरियाणा जी को, नेशनल जीके, इसको कोई भी याद कर सकता है, ठीक है। किसी बच्चे का ही कोई मैथ या साइंस क्लियर नहीं होता, वरना वो भी लगभग कवर हो जाता है। दिक्कत कहाँ पे आती है कि वो रीजनिंग भी कर लेते हैं, आसान होती है, लेकिन अपना मैक्सिमम टाइम वो वहाँ पे खराब कर देते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस में खराब कर देते हैं। और रीजनिंग कैसी आती है, बिल्कुल आसान होती है। आप जनरल भी कोई भी प्रैक्टिस सेट से या कहाँ से भी करोगे तो भी आराम से कवर हो जाएगी, किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि बच्चे या तो हिंदी छोड़ देते हैं कि हिंदी तो आसान आएगी, और कहाँ पर मार खाते हैं, इस हिंदी में मार खाते हैं, सिलेक्शन ये हिंदी में बैठती है, ठीक है। या इंग्लिश को, हरियाणा वाले बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश को छोड़ देते हैं, ये तो बहुत मुश्किल आने वाली है। तो मैं कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट जो इंग्लिश है वो बिल्कुल आसान है, उसके पास रूल्स हैं, ठीक है, कुछ थोड़ी सी वोकैब है, या जो भी सिलेबस में आपके आता है उसको जरूर पढ़ के जाएं। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वो भी पढ़ के जाएं। हर बार ये ना सोचे कि कुछ नया आया। कई बार हम जो पढ़ के जाते हैं उसमें से भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, और जो आपके लिए क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा आपके मार्क्स बढ़ाने का, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस का आने वाला है, इसलिए मैं ये कहूँगा इसको टाइम दें, लेकिन थोड़ा सा इस कंपेरेटिव में थोड़ा सा कम टाइम दें, लेस टाइम दें, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। आप निश्चित रूप से 75 या 80 तक स्कोर आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं कि इनमें से ज़्यादातर जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश यहाँ तक कर लेते हैं, कई बार हिंदी छोड़ देते हैं, या कई बार इंग्लिश वीक रह जाती है उनकी। तो उनके कारण क्या होता है कि सिर्फ ओनली 2 या 3 क्वेश्चन के कारण उनका सिलेक्शन क्या हो जाता है, वो सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं, जो कट ऑफ है उसमें पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो जो भी ग्रुप डी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके फायदे के लिए बनाई है, ठीक है, जिनको ये नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, जैसे जैसे मैंने बताया है उसके अनुसार यदि आप सिलेबस जो है इसका कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आती है कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ला करके, ठीक है, या ऑनलाइन या कैसे भी मॉक टेस्ट देके भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जब जहाँ तक पढ़ने की बात है, मैं यही कहूँगा कि यदि आपको कंप्लीट इसका सिलेबस करना है तो क्या करना है, आपको बुक से तैयारी करनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक से तैयारी कीजिए, ठीक है। आपने कोई एक आधा कोई पेड कोर्स ले भी रखा है, ठीक है, लेकिन यकीन मानिए आपको बुक्स में से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी सारा जो कंटेंट है वो पूरा हो पाएगा, वरना कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बुक्स में से ही आता है, और कम से कम जैसे मैथ की हो गई, साइंस की हो गई या जीके की हो गई, कम से कम 2 या 3 बुक्स पढ़ें, एक सब्जेक्ट की 2 या 3 बुक्स। एक बुक से काम नहीं चलने वाला, एक बुक में से सारा एग्जाम कभी नहीं होता, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक सब्जेक्ट है उसकी 2 या 3 टाइप की बुक्स आप पढ़ें, ठीक है। और अब 1 महीने का टाइम रह गया है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी सिलेबस है उसको कवर करना है, और कहाँ पे लग जाना है, प्रैक्टिस पे लग जाना है। वो अपना मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, या अपना प्रैक्टिस सेट ला के बाजार से उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये जरूर करना है। इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा, और थोड़ी बहुत कमी है तो वो भी आप पूरी कर सकते हो चलते चलते, मतलब थोड़ी जो रह गई है, जैसे करंट अफेयर है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो रह जाते हैं उनकी तैयारी आप 5-10 दिन में भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में यदि ये सब तरीके आप अपना लेते हो तो आपका जो रिजल्ट है, या मैं कहूँगा कि आपको आपके 70 से 75 जो नंबर है उसकी गारंटी मैं देता हूँ, इतने नंबर आने बिल्कुल तय है, ठीक है। मैंने भी ग्रुप डी का पहली बार जब एग्जाम दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हो रखा है, तो मेरे जो थे वो 82 नंबर आए थे, 82 नंबर आए थे, ठीक है। और मैंने यही स्ट्रेटजी थी, जो मेरा तरीका था पढ़ने का, यही फॉलो किया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ये जो मैंने नियम्स बताए इनको फॉलो करते जाना है, फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है।
तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल है, आपको बता देता हूँ, स्टडी रेगुलर बाय लखन, ओनली लखन है। स्टडी रेगुलर बाय लखन ये मेरा चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो यदि आप ऐसे साथ देते रहेंगे तो मैं और भी जितने भी एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड वीडियो भी आपके सामने लाऊंगा और उनके बारे में जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी रेगुलर बाय लखन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी और दोस्त का भी भला हो जाए तो शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।